सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट्स में फिलहाल आप देखें तो दबाव के साथ कारोबार शुरुआत हुई थी निफ्टी की हल्की सी गिरावट के साथ। ये पूरा हफ्ता आप देखें तो काफी हद तक चैलेंजिंग रहा है। निफ्टी में आप देखें तो तकरीबन 95 अंकों की गिरावट यहां पर देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ निफ्टी गिर रहा है। बैंक्स को भी देखिए, बैंक्स में थोड़ा सा मिक्स एक्शन है। कुछ सरकारी बैंक जरूर आपको स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल 235 अंकों का कट आपको निफ्टी बैंक में नजर आएगा। समझ लेते हैं कि जो स्मॉल कैप्स है और मिड कैप्स यहाँ पर क्या रुझान देखने को मिल रहा है। तो मिड कैप्स तकरीबन 110 अंक नीचे निफ्टी के मुकाबले कम गिर रहे हैं मिड कैप्स। स्मॉल कैप्स ये यहाँ पर रेजिलियंस है, स्ट्रेंथ है। और कमज़ोर मार्केट्स में भी छोटे शहरों में खरीदारी आपको देखने को मिल रही है, तकरीबन 60 अंक ऊपर। ऑलमोस्ट आप ये समझ लीजिए आधे प्रतिशत की खरीदारी आपको स्मॉल कैप्स में नजर आएगी। पूरे मार्केट का जायजा लिया जाए, एडवांस और डिक्लाइन के साथ 1642 शेयर ऐसे जहां पर खरीदारी और 1358 ऐसे जहां पर है गिरावट। इसके पीछे कारण यही है कि स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स हैं यहां पर आपको पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। पूरे सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर रखते हैं और इंडिया विक्स ये फ्लैट है 11.5 के स्तर पर। कैपिटल मार्केट्स हरे निशान में। डिफेंस एज अ पैक थोड़ी सी खरीदारी यहाँ पर देखने को मिलेगी। पीएसयू बैंक्स में कमजोरी है। आईटी लुढ़का है। आईटी इसके लिए लुढ़का है क्योंकि अगर आप देखें तो कॉस्पी यहाँ पर 3 से 4% के मूव्स देखने को मिले थे। ऑयल एंड गैस कमजोर, एनर्जी की बास्केट कमजोर। कैपिटल गुड्स में थोड़ी सी खरीदारी देखने को मिल रही है। ऑटो में हल्की सी रफ्तार है। अशोक लीलैंड में बड़ा इंटरेस्टिंग मूव आया है। डिफेंस में खरीदारी है। फाइनेंशियल्स कमजोर, एफएमसीजी में हल्की सी खरीदारी, रियल्टी में मूव देखने को मिल रहा है। फार्मा, मेटल्स और बैंक यहाँ पर आप देखें तो गिरावट आपको नजर आएगी। यानी काफी हद तक आज की स्क्रीन है ये थोड़ी सी मिक्स्ड साइड पर ही आपको नजर आ रही है। अब दिखाते हैं आपको कि निफ्टी के कंपोनेंट्स क्या कह रहे हैं, कितने शेयरों में तेजी है, कितने शेयरों में गिरावट है और कौन सा स्टॉक कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो एक बार मैं आपके सामने लेकर आता हूं। भारतीय एयरटेल को देखिए 14 अंकों का कंट्रीब्यूशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टेक महिंद्रा और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यहाँ पर आप देखें हालांकि ना के बराबर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2-2.5 अंकों का ड्रैग कर रहा है। रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फी और हिंडाल्को यहाँ पर भी देखें तो गिरावट। एल्यूमिनियम के स्टॉक्स में आज गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 32 अंक दे रहा है, लेकिन क्या ही फायदा, आईसीआईसीआई बैंक अकेले 190 अंकों का ड्रैग दे रहा है। इंडसइंड बैंक 5.5 अंक दे रहा है। एक्सिस बैंक 62 अंकों का ड्रैग दे रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये ना के बराबर है। बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कमजोरी। यानी पूरा हफ्ता आप देखें तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा और ऑलमोस्ट 2 हफ्तों के बाद मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। तो आज की इस शो की शुरुआत करते हैं। हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो एक काम करते हैं, स्वागत करिए। सबसे पहले एलकेपी सिक्योरिटीज़ के रूपक डे, कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल अठवले और फिनवर्सिटी की ध्वनि पटेल है हमारे साथ। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है। और सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट, अब तक यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिली, इसकी पूरी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ दर्शकों के सामने रिपोर्ट कार्ड रख देते हैं। मार्केट में तेज़ उतार चढ़ाव है। ध्वनि पटेल जी के पोर्टफोलियो में तकरीबन 3% का पेन है। अमोल जी लीड कर रहे हैं और मैसिव आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। काबिल तारीफ स्टॉक पिकिंग आपकी तरफ से, 6.5% के गेंस इनके पोर्टफोलियो में। और रूपक जी, इनके पोर्टफोलियो में आपको 6% का डेंट नजर आएगा। आज का पूरा दिन बचा हुआ है, कल का पूरा दिन बचा हुआ है। एक काम करता हूँ, इन परफॉर्मेंस के पीछे कौन से स्टॉक्स रहे, क्या कोई ऐसा आउट परफॉर्मर स्टॉक है जिससे पोर्टफोलियो में बड़े गेंस आए, वो भी एक बार के लिए आपको दिखा देता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, टॉप ट्रेड्स के लिहाज से कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं आपकी स्क्रीन पर फोकस रखें। तो स्टॉक में आपको नज़र आएगा हुनासा कंज्यूमर है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है और एक हिंदुस्तान कॉपर भी है, जहाँ पर आप देखें तो पॉजिटिव प्राइस एक्शन यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। एक एक करके पोर्टफोलियो की तैयारी पूरी कर ली जाए। तो ध्वनि जी का पोर्टफोलियो हम पहले देखेंगे, क्या क्या है आपके पोर्टफोलियो में, कौन कौन सी स्टॉक पिकिंग आपने की है। फिलहाल के लिए सीसीएल प्रोडक्ट्स है, एग्जिट कर लिया, 2 स्टॉक्स में आपने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। ध्वनि जी, आपका पोर्टफोलियो है खाली, परफॉर्मेंस के लिहाज से 3% का डेंट है, क्या करेंगी, पहला स्टॉक कौन सा ऐड करना है? जी, यहाँ पे मैं पहला स्टॉक जो चुन रही हूँ वो है जुबिलेंट फूड का। सेल साइड का ट्रेड रहेगा इसमें। काउंटर के अंदर एक वीकनेस जो है वो हावी होती हुई देखने को मिल रही है। करंट लेवल से सेल करते हैं, नीचे की तरफ इसका जो टारगेट बन के निकलता है तो आप 450 का टारगेट इसका बनाएं। ऑन द हायर साइड इसका जो स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे तो 485 के लेवल के पास इसका स्टॉप लॉस बनता है। 485 का स्टॉप लॉस, 450 का टारगेट शॉर्ट साइड पर जुबिलेंट फूडवर्क्स। लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन मेरी तरफ से कि आज इसके नतीजे आने, हालांकि नतीजों का पूर्वानुमान मैं जानता हूं कि थोड़े से कमजोर साइड पर आ सकते हैं,
लेकिन यहाँ पर एक खबर का असर भी देखने को मिल रहा है। दरअसल अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में जिस प्रकार से एफडीए लगातार एक्टिव हो रहा है, तो डोमिनोज के 4 आउटलेट के जो लाइसेंस है इसे सस्पेंड कर दिया गया है हाइजीन प्रैक्टिसेस पूरी ना होने के चलते। इसी के चलते आप देखें तो इस खबर का इम्पैक्ट है, स्टॉक में गिरावट यहाँ पर 2% की नज़र आ रही है। ढूंढ के रखिएगा 2 और स्टॉक। तब तक एक काम करते हैं, हम चलते हैं अमूल जी के पास, जिनके पोर्टफोलियो में 6.5% की तेज़ी, मैसिव आउट परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया शानदार स्टॉक पिकिंग आपकी तरफ से और पूरे डिसिप्लिन के साथ। एमआरपीएल यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ आपने तो पोजीशन अपने क्लोज की, लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये पोजीशन आपकी होल्ड है। 2 पोजीशंस ऐड की जा सकती हैं सर। पहला स्टॉक कौन सा? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। भेल के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 414 के आसपास चल रहा है। 445 के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 405 का। कल एक प्रॉमिसिंग बाउंस बैक मिला था, रेंज ब्रेकआउट फॉर्मेशन था। आज जरूर दबाव में है स्टॉक, बट इट लुक्स लाइक अ रूटीन करेक्शन। तो अगर 405 ये स्टॉक मेंटेन करता है तो ये जो स्टॉक में अप ट्रेंड बना हुआ है वो शॉर्ट टर्म में कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। ओके, ऑल राइट। BHEL यहाँ पर 405 का स्टॉप लॉस, 445 का आपने लगा लिया टारगेट। रखिएगा यहाँ पर खास नज़र, ढूंढ के रखिएगा सर कुछ और स्टॉक्स। तब तक रूपक जी से बात करते हैं। रूपक जी के पोर्टफोलियो में भी पेन नज़र आ रहा है आपको, और क्या क्या स्टॉक्स हैं इनके पास एक बार के लिए दिखाता हूँ। कौन से आएंगे स्क्रीन पर आपके? कल्पतरु प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आप देखें तो SL हिट हो गया। हिंदुस्तान कॉपर ये चला है, बढ़िया स्टॉक है, पोजीशन अभी भी होल्ड है। क्या रिव्यू होगा सर हिंदुस्तान कॉपर पर और आज के लिए आइडियाज? हिंद कॉपर होल्ड करेंगे। चार्ट पैटर्न इंटैक्ट है, मुझे लगता है अपसाइड कंटिन्यूड रहेगा। और आज का मैं ऐड करना चाहूंगा अभी ग्राफाइट। ये स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिखा रहा है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट की रेडी लग रहा है मुझे। सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेगा मेरे ख्याल से। 800 तक जाना चाहिए, तो टारगेट रहेगा 800 का, और करंट मार्केट प्राइस पर बाई करना होगा। स्टॉप लॉस रहेगा 722 का। 722 का स्टॉप लॉस, 800 रुपये का टारगेट। ग्राफाइट इंडिया ऑलमोस्ट 1.5 से 2% की तेजी, डेज हाई के करीब ही चल रहा है ये स्टॉक, तो नज़र रख के चलिएगा यहाँ पर। अब क्योंकि हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनके पास पोर्टफोलियो में जगह है कि एक एक शेयर को और ऐड किया जाए फिलहाल यहाँ पर, तो ऐसे में रूपक जी आपकी तरफ से दूसरा स्टॉक कौन सा होगा? दूसरा स्टॉक रहेगा HSCL, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है। शॉर्ट टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट दिया है तो सेंटिमेंट बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ से बाई करके चलना होगा फॉर अ टारगेट ऑफ 840, और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 764 का। 754 का स्टॉप लॉस, 840 के टारगेट्स। हिमाद्री केमिकल HFCL यहाँ पर आप रखिए फोकस। अमूल जी आपकी तरफ से दूसरा आइडिया? वेट करना चाहूंगा आशीष जी, मार्केट दबाव में है अभी भी। अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक होता है तो शॉर्ट साइड के ऊपर भी ध्यान रहेगा। नहीं सही बात है, आप वैसे भी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पर अपने दोनों जो प्रतियोगी हैं उनसे काफ़ी आगे चल रहे हैं। ऐसे में अपने पोर्टफोलियो के गेंस को बचाए रखना ये भी ऐसे मार्केट में बहुत जटिल काम है। तो ठीक बात है, मैं कोई दबाव नहीं डालूंगा, लेकिन अगर आपको कोई खास स्टॉक है जो आपके रडार पर है, दर्शकों के साथ शेयर करना है, कोई सेक्टर जहाँ पर आपकी नज़रें हैं, तो बता दीजिए सर। बिल्कुल, अभी के लिए तो कुछ दिख नहीं रहा है। विल लाइक टू वेट। परफेक्ट, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। ध्वनि जी आपने क्या सोचा है? आशीष जी, मैं भी वेट करना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पे काफी है जहाँ पे स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन देखने को मिल रहे हैं। मेरे रडार पे 2 से 3 काउंटर्स है यहाँ पे, बट अभी तक लेवल्स ट्रिगर नहीं हो रहे हैं। तो जैसे लेवल्स ट्रिगर होंगे मैं उनको शेयर कर दूंगी। ठीक बात है, सही स्टॉक सही लेवल पर ही पोर्टफोलियो में मुनाफा देता है, ये सीख हमें मिल चुकी है। तो इसका इंतज़ार हम करेंगे कि कौन सा स्टॉक आ जाए रडार पर, फिर इसे पोर्टफोलियो में करेंगे फिलहाल के लिए शामिल। चलिए अब एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे टीटागढ़ रेल के मैनेजमेंट से कि Q1 के नतीजों में क्या खास रहा है और साथ में ग्रोथ आउटलुक कैसा है, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के मैनेजमेंट से। Q1 में कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। आय करीब आप देखें तो 13%, एबिटा में 26% और मार्जिन्स में भी देखें तो 134 बेसिस पॉइंट की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। 12.4% के एबिटा मार्जिन्स देखने को मिले। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के डिप्टी MD। सर शो में स्वागत आपका। प्रतीश चौधरी हमारे साथ
सर नमस्कार। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। नतीजों में देख रहा था कि काफ़ी खास हैं। एक तो टर्न अराउंड क्वार्टर यहाँ पर देखने को मिला, तो सबसे पहले मोटा मोटी यही समझ लेते हैं कि क्वार्टर कैसा रहा, क्या हाइलाइट्स रही हैं इसकी? बिल्कुल। तो सबसे पहले बहुत 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 धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। ये क्वार्टर को मैं दो भागों में स्प्लिट करना चाहूंगा, नामक एफआरएस और पीआरएस, यानी कि हमारी जो दो सेगमेंट्स हैं, फ्रेट रेल सिस्टम्स और पैसेंजर रेल सिस्टम्स की। तो अगर हम फ्रेट रेल सिस्टम्स की बात करें तो ये एक कुछ म्यूटेड क्वार्टर था, क्योंकि हमारे जो वैगन के ऑर्डर्स हैं, ये फ्रेट वैगन बिजनेस एक बहुत ही सिक्लिकल बिजनेस है और इसकी ऑर्डर बुक काफी हद तक रेलवे के टेंडर्स पर निर्भर रहती है। और जब तक कि रेलवेज के नई टेंडर्स ना आए और ऑर्डर बुक का हम थोड़ी सी और बिल्डअप ना कर सकें, तब तक इसी 600 से 650 वैगन पर महीने के रन रेट पर हम प्रोडक्शन करते रहेंगे। अगर हम पैसेंजर रेल सिस्टम्स की बात करें तो ये हमारे लिए एक माइलस्टोन क्वार्टर था। हमारे पीआरएस सेगमेंट की रेवेन्यू सबसे हाईएस्ट इस क्वार्टर में हमने पोस्ट की है। इनफैक्ट अगर हम नंबर ऑफ कोचेस डिस्पैच की भी बात करें तो लगभग 30 कोचेस 31 कोचेस हमने लास्ट क्वार्टर में डिस्पैच किए, जो कि इस सेगमेंट के लिए सबसे हाईएस्ट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप हमारे रेवेन्यू स्प्लिट को देखें तो पिछले क्वार्टर में पीआरएस की रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 31% तक जा चुकी थी, 30% क्रॉस कर चुकी थी, जो कि हमारे कंपनी के इतिहास में पहली बार हुआ है। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, जैसे समय आगे जाता जाएगा, वैसे इस रेवेन्यू स्प्लिट यानी कि पीआरएस के कंट्रीब्यूशन को हम बढ़ता हुआ देख सकते हैं। बिल्कुल सर, आमतौर पर क्या होता है ना कि जब भी हम टीटागढ़ का नाम सुनते हैं तो दिमाग में वैगन्स, मेट्रोज ये सब तुरंत आ जाती हैं। कोई भी खबर आती है तो हमें पता चल जाता है टीटागढ़ रेल का कनेक्शन होगा। लेकिन ओवर द ईयर्स अगर आप देखें तो आपका जो एक ट्रांसफॉर्मेशन शिप बिल्डिंग की तरफ आया है, इससे समझना चाहूँगा कि कितनी रेवेन्यू पोटेंशियल आप देख रहे हैं। अभी फिलहाल क्या कामकाज कर रही है कंपनी इस सेगमेंट में? बिल्कुल। तो शिप बिल्डिंग बिजनेस को हमने एक होली ओन सब्सिडरी, टीटागढ़ रेल की एक होली ओन सब्सिडरी में ट्रांसफर कर दिया है, जिसका नाम है टीटागढ़ नेवल सिस्टम्स लिमिटेड। इसका मकसद ये है कि हम इस कंपनी को ग्रो करें, इसको स्ट्रेंथन करें, क्योंकि जो शिप बिल्डिंग बिजनेस है उसकी पोटेंशियल इस देश में और इंटरनेशनल मार्केट्स में बहुत ज्यादा है। तो हमारा इरादा ये था कि उस बिजनेस को एक होली ओन सब्सिडरी में ट्रांसफर करके जो कैपिटल एलोकेशन है, बैंडविड्थ एलोकेशन है, उसे पूरी तरीके से हम सेटिस्फैक्टरीली दे सकें। तो इस कंपनी में हम एक नई ग्रीनफील्ड शिपयार्ड लगाने जा रहे हैं, फाल्ता नामक एक जगह में, जो कि बंगाल में है। यहाँ हम करीबन 610 करोड़ रुपए का एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जो कि इनफैक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की शिप बिल्डिंग असिस्टेंस फंड है, शिप बिल्डिंग असिस्टेंस स्कीम्स, उसके तहत हमें एक 24% 25% सब्सिडी भी सैंक्शन हो चुकी है इस ग्रीनफील्ड शिपयार्ड के लिए। अगले करीब 4-5 सालों में जो इस बिजनेस की पोटेंशियल है, जो हमारे यार्ड की पोटेंशियल है, वो करीबन 1800 से 2000 करोड़ सालाना रेवेन्यू की बिजनेस की पोटेंशियल रखता है। और आने वाले समय में जैसे ये बिजनेस और इवॉल्व करता है, हम आपके संग और बातें शेयर करेंगे। बिल्कुल सर, वैगन्स की डिमांड इस बार कैसी देखने को मिल रही है सरकार की तरफ से? क्या ऑर्डर फ्लोज हैं? अगर आप पूरी कंपनी के कंसोलिडेटेड बेसिस पर ऑर्डर बुक शेयर करना चाहें तो इनफ्लोज कैसे देखने को मिले क्वार्टर के दौरान, और FY27 ऑर्डर बुक के लिहाज से कैसा लग रहा है? बिल्कुल। तो आज के दिन हमारा ऑर्डर बुक तकरीबन 26,500 करोड़ का है, जिसमें से आधा ऑर्डर बुक हमारे जॉइंट वेंचर्स के शेयर्स का है और आधा ऑर्डर बुक हमारे टीटागढ़ के डायरेक्ट ऑर्डर्स का है। इस 13,000 करोड़ तकरीबन ऑर्डर बुक में जो टीटागढ़ के पास डायरेक्ट ऑर्डर्स हैं, तकरीबन 10,000 करोड़ पैसेंजर रेल सिस्टम्स के हैं, यानी कि वंदे भारत और मेट्रो कोचेस के, और तकरीबन 3-3,500 करोड़ फ्रेट वैगन्स के हैं। अगर आप ऑर्डर पोटेंशियल की बात करें तो पैसेंजर रेल सिस्टम्स में हमें मार्केट बहुत बॉयंट नजर आ रहा है। मेट्रो के कई सारे टेंडर्स हैं जो कि पाइपलाइन में नजर आ रहे हैं। फ्रेट वैगन्स का, जैसा कि मैंने आपसे कहा कुछ देर पहले, ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि रेलवे के टेंडरिंग पर ज्यादातर निर्भर करता है। प्राइवेट सेक्टर के डिमांड्स टोटल डिमांड के बस 10 या 15% रिक्वायरमेंट को ही कवर करते हैं।
तो जब तक रेलवेज एक नई टेंडर या एक नई बड़ी टेंडर के साथ नहीं बाहर आता, तब तक इस बिजनेस में ऑर्डर बुकिंग सिर्फ प्राइवेट सेक्टर से ही पॉसिबल है। तो ये जो आपका फ्रेट सेगमेंट आप बता रहे हो, ये थोड़ा सा सिक्लिकल भी है और गवर्नमेंट टेंडर्स के ऊपर काफ़ी निर्भर करता है। तो अगर देखें तो इसमें रेवेन्यू पोटेंशियल आगे आने वाले सालों में कैसी लग रही है आपको? इसकी हमारे हिसाब से इस वैगन की जो अगर डिमांड की अगर आप बात करें, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्योंकि रेलवेज ने इतनी कैपेसिटी जो लगा रखी है, ट्रैक्स बनाए हैं, सिग्नलिंग में इन्वेस्ट किया है, साइडिंग्स में इन्वेस्ट किया है, स्टेशन में इन्वेस्ट किया है। तो इन सब इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा जो कैपेसिटी बिल्ड हुई है, इससे यूटिलाइज करने का एक ही तरीका है, जो कि है वैगन प्रोक्योरमेंट और फ्रेट वैगन्स को ऑपरेट करना। तो सवाल साहब ये नहीं है कि वैगन डिमांड आएगी कि नहीं, सवाल ये है कि वैगन डिमांड 1 क्वार्टर बाद आएगी या 2 क्वार्टर बाद आएगी या 3 क्वार्टर बाद आएगी। ये डिमांड आनी है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं। डिमांड तो बड़ी आएगी। अच्छा, क्योंकि मेट्रो ये भी स्पेस बड़ी एक्साइटिंग है और यहाँ पर सरकार का फोकस भी लगातार बना हुआ है, तो ऐसे में अगर अभी शायद अगर पॉसिबल है तो सर बताइएगा कि टोटल बिजनेस में मेट्रो की योगदान भागीदारी कितनी है फिलहाल के लिए? आई कुड नॉट, आपकी सवाल मैं समझ नहीं पाया। ये जो मेट्रो सेगमेंट से जिसके ऑर्डर बिन है आपके, अगर टोटल बिजनेस में कंट्रीब्यूशन देखें तो फिलहाल कितना है? पिछले क्वार्टर में तकरीबन 31% का कंट्रीब्यूशन था पैसेंजर रेल सिस्टम्स का टोटल रेवेन्यू को। और अगर आप ऑर्डर बुक देखें तो 10,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है पैसेंजर रेल सिस्टम्स की, और सिर्फ 3-3.5 करोड़ की ऑर्डर बुक है फ्रेट रेल सिस्टम्स की, अच्छा, यानी कि वैगन से। बिल्कुल सर, ऑर्डर बिन और आगे की रेवेन्यू गाइडेंस को लेकर तो काफ़ी क्लैरिटी मिल गई है, लेकिन मार्जिन ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अब FY27 मार्जिन के लिहाज से आपको कैसा लग रहा है? तो पैसेंजर रेल सिस्टम्स में एक सस्टेनेबल 11 से 12% इबिटा मार्जिन हम देखते हैं। पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे कि ये नंबर तकरीबन 15% में था, पर ये इसीलिए था क्योंकि हम एक बैंगलोर मेट्रो की कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर रहे थे, जो कि प्राइमरीली एक कन्वर्जन कॉन्ट्रैक्ट है, एक मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा नहीं, पर मार्जिन परसेंटेजेस अच्छे थे। तो पैसेंजर बिजनेस में 11 से 12% इबिटा एक सस्टेनेबल नंबर है। और अगर आप फ्रेट रेल सिस्टम्स की बात करें तो 12 से 12.5% इबिटा एक सस्टेनेबल नंबर है। पैसेंजर रेल सिस्टम्स में जब हमारे ऑपरेशंस रैंप अप कर जाते हैं, मेट्रो प्रोडक्शन रैंप अप कर जाती है और ऑपरेशनल लेवरेज हमें मिल जाता है, तो ये मार्जिन परसेंटेज 11-12 से 1% और बढ़ सकता है, यानी कि 12.5-13% तक भी जा सकता है। और 2028-2029 तक एक बार जब हम मेट्रो की प्रोपल्शन भी खुद बनाना चालू कर दें, जो कि ऑलरेडी जिस पर हमने काम चालू कर दिया है, और 2028-29 तक ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्जिन मेट्रो के मार्जिन फर्दर एक्सपैंड कर जाए 14 से 15%। बिल्कुल, 24 से बढ़िया मार्जिन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ जुड़े, नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत की। थैंक यू सो मच सर। चलिए इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक ले, और ब्रेक के बाद देखेंगे हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का रिपोर्ट कार्ड। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब एक काम करते हैं, पहले पोर्टफोलियो का रिकैप देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे परफॉर्मेंस हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की क्या कह रही है। तो ध्वनि जी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर, एक ही स्टॉक है अभी फिलहाल के लिए, जुबिलेंट फूडवर्क, जिसे सेल साइड यानी शॉर्ट के लिए ऐड किया हुआ है। 450 के टारगेट, 485 रुपये का स्टॉप लॉस है। वहीं अमोल आठवले के पोर्टफोलियो को देखा जाएगा तो वैसे ध्वनि जी का जो स्टॉक बताया आपको, जुबिलेंट फूडवर्क से बिल्कुल भाव के करीब ही चल रहा है। कोई खास हलचल यहाँ पर अभी तक तो फिलहाल देखने को नहीं मिली है, लेकिन पूरा दिन अभी फिलहाल के लिए बचा हुआ है। अमोल जी के पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र है और एक है BHEL, दोनों सरकारी स्टॉक्स हैं। 445 का टारगेट हो गया BHEL के लिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 87 का टारगेट, 75 रुपये 60 पैसे का प्रिसाइज हो गया आपके लिए स्टॉप लॉस। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र थोड़ा सा नीचे, BHEL भी नीचे आ रहा है, लेकिन कंफर्टेबल गेंस पर बैठे हुए तो अपने स्टॉक्स को पर्याप्त समय भी दे पाएंगे, इनके पास वो कंफर्ट बना रहेगा। अब देखा जाए रूपक जी के पोर्टफोलियो को, तो यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर 600 का टारगेट है, ग्राफाइट इंडिया 800 का टारगेट, और हिमाद्री केमिकल करीब करीब 840 के टारगेट्स के लिए इन तीनों स्टॉक्स को खरीदारी की राय दी है, अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। हिंदुस्तान कॉपर ये करीब करीब 1% का अपमूव दे रहा है, ग्राफाइट इंडिया 0.23% ऊपर, और हिमाद्री केमिकल जो कि बस थोड़ी देर पहले ही आपके साथ शेयर किया,
अपने भाव के करीब ही कंसोलिडेट कर रहा है, कोई खास यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। फाइनल परफॉर्मेंस क्या कहती है, तो रूपक जी के पोर्टफोलियो में थोड़ी सी गिरावट कम हुई है। जो 6% की पेन था वो अब 4.5% तक सीमित हो गया है। ध्वनि जी के पोर्टफोलियो में एक टर्न अराउंड है, बिल्कुल इनके जो पेन था पूरा का पूरा गायब हो गया। पोर्टफोलियो स्लाइड थोड़ा सा हरे निशान में आ रहा है। अब वहीं अमोल आठवले के पोर्टफोलियो में देखें तो 5.5% के गेंस के साथ बढ़िया आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। चलिए, आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का धन्यवाद और बेस्ट विशेस इस हफ्ते के लिए। इसी के साथ इस शो में इतना ही। आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।